नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत गोस्वामी। मेरे YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। जैसे कि मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा, मैंने एक मूवी डंकी पर हिंदी एक्सप्लेन को लेके एक वीडियो बनाया था और आप तक पहुंचाया था। मैं फिर से आप लोगों के सामने एक मूवी का हिंदी एक्सप्लेन लेके आया हूं और वह मूवी और कोई नहीं बल्कि प्रशांत नील का एक मास्टरपीस वर्क, जिसके मुख्य नायक हमारे प्रभास और फीमेल अभिनेत्री अगर बोला जाए तो श्रुति हसन है। पिछले दिन से अपने कमाई को लेके, अपने एक्शन को लेके, अपने परफॉर्मेंस को लेके जो चर्चा के विषय में बने हुए हैं, जो चर्चित हो रहे हैं, मैं उसी मूवी की बात कर रहा हूँ। और वो मूवी और कोई नहीं बल्कि सलार मूवी है दोस्तों, और उसी का हिंदी एक्सप्लेनेशन लेके मैं आप लोगों के सामने आज आया हुआ हूँ। आशा करता हूँ कि मेरा यह वीडियो आप लोगों को पसंद आए। अगर पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि मेरा आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप लोग मेरे वीडियो का आनंद उठा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना लेट किए हुए मैं मूवी को स्टार्ट करता हूं और स्टोरी को सिंपल तरीके से आप लोगों के सामने रखता हूं। पर स्टोरी को आगे बढ़ाने से पहले मैं फिर से बोल देना चाहूंगा कि ये वही डायरेक्टर है जो KGF और KGF 2 जैसे मूवी को बना चुके हैं, और उसी के लेवल का यह मूवी सलार आप लोगों के सामने मैं लेके आया हूं, जिसका हिंदी एक्सप्लेन मैं आप लोगों के सामने करने जा रहा हूं। तो यह जो मूवी है दोस्तों, यह दो दोस्तों के बीच की अटूट दोस्ती को दर्शाती है। यह मूवी एक अपने आप में मास्टरपीस वर्क है दोस्तों। इस मूवी में बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड सीन है जिन्हें समझने में आपको कठिनाई हो सकती है, मगर मैं ऐसे बेहतरीन तरीके से आपको समझाऊंगा कि कठिनाई आपको बिल्कुल भी नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत में दो दोस्तों को दिखाया जाता है, यानी कि देवा और वर्धा। देवा हमारे रेबल स्टार प्रभास और वर्धा यानी कि पृथ्वीराज सुकुमारन, ये दोनों आपस में गहरे मित्र होते हैं। तो कहानी में हमें कुछ इस प्रकार दिखाया जाता है दोस्तों कि वर्धा का जो स्टेप ब्रदर होता है, यानी कि सौतेला भाई होता है, वह वर्धा को बहुत ही परेशान करता है। उसकी जो नथ होती है, यानी कि उसका कुछ सरदार का कुछ निशानी वगैरह होता होगा, उसे छीन लेता है और बहुत परेशान करता है। तो जब यह बात देवा को पता चलता है तो देवा झट से पहुंचता है वर्धा के पास, अपने दोस्त के पास, और उसकी सहायता करता है। सहायता के पश्चात वह उसे लेके चला जाता है। देवा जब वर्धा को बचा लेता है तो कहानी को थोड़ा सा चेंज किया जाता है, यानी कि सीन को थोड़ा शिफ्ट किया जाता है। दिखाया जाता है कि बहुत आंधी पानी वर्षा का मौसम होता है, जहाँ कुछ गुंडे एक घर को घेरे रहते हैं, यानी कि वह घर देवा का और उसकी माँ का था। जहाँ देवा लॉक कर रहा था, कील ठोक रहा था, दरवाजे को मजबूत कर रहा था ताकि गुंडों से अपनी माँ की रक्षा कर सके। तो गुंडे जो होते हैं वह जबरदस्ती देवा और उसकी माँ को बाहर लाते हैं और मारना चाहते हैं। उसी वक्त वर्धा वहां आ जाता है और वर्धा उसकी माँ को और देवा को बचा लेता है। पर जो गुंडों का लीडर होता है वह कहता है कि हम लोग जितना कुछ ये कर रहे हैं, यह हम लोग अपने से नहीं कर रहे हैं, हम लोग के कबीले का एक नियम है, एक असूल है, उसी का पालन करते हुए मैं ये कार्य कर रहा हूँ, यानी कि मैं यह काम कर रहा हूँ। और दोस्तों, मैं ये बता देना चाहूंगा कि वर्धा जो है उसी कबीले का एक मेंबर होता है, उसी का एक सदस्य होता है, जो बचाने के लिए देवा के पास आता है, उसकी माँ को और देवा को बचाने के लिए। पर जो सरदार होता है, यानी कि जो गुंडों का जो लीडर होता है, वह साफ मना कर देता है कि हम लोग इसे नहीं छोड़ सकते हैं। तब वर्धा क्या करता है, अपने हथेली से एक कड़े को निकालता है और उस गुंडे को दे देता है और कहता है कि तुम मेरा अधिकार ले लो, पर इन दोनों को छोड़ दो। दोस्तों, मैं बता देना चाहूंगा कि वह कड़ा कोई मामूली कड़ा नहीं था, वह सरदार का एक निशानी था जो वर्धा द्वारा उस लीडर को दिया जाता है, यानी कि गुंडे को दिया जाता है, और बोला जाता है कि तुम मेरे अधिकारों को रख लो और इन दोनों को छोड़ दो। तो फिर से क्या होता है दोस्तों कि देवा उसकी माँ को वर्धा बचा लेता है और गुंडे चले जाते हैं। तब वर्धा देवा से कहता है कि एक काम करो, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, यह स्थान तुम लोग के लिए सुरक्षित नहीं है, तुम लोग कहीं दूर चले जाओ। तो देवा वर्धा से यह प्रॉमिस करता है, यह कहता है कि मैं तुम्हारे लिए अपनी जान दे भी सकता हूँ और किसी की जान ले भी सकता हूँ। तुम जब भी मुझे बुलाओगे मैं तुम्हारे पास तुम्हारी सहायता के लिए अवश्य आऊँगा, जरूर आऊँगा। यह कह के देवा और उसकी माँ चले जाते हैं। तब जाकर वर्धा देवा का एक नाम रखता है और वह नाम होता है सलार।
तो सलार मूवी इसी से यहाँ से स्टार्ट हुई है दोस्तों। अब देखिए कहानी किस प्रकार आगे बढ़ती है और किस प्रकार हम लोगों के सामने एक दृश्य को दिखाया जाता है। यह कहानी अपने आप में एक मास्टरपीस वर्क है जो प्रशांत नील द्वारा हम लोगों के सामने प्रस्तुत की गई है। तो मैं तहे दिल से प्रशांत नील को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतने अच्छी तरीके से केजीएफ चैप्टर 2 के लेवल का मूवी हम लोग के सामने दोबारा 2023 के अंत में प्रस्तुत किए हैं, जिसे देख के हम लोग बहुत ही प्रभावित हुए हैं। एक्शन सीक्वल तो जबरदस्त है। चलिए आगे मैं बताता हूँ कि किस प्रकार कहानी को मोड़ दिया जाता है। तो दोस्तों जब वर्धा देवा और उसकी माँ को बचा लेता है तो कहानी के सीन को थोड़ा सा चेंज किया जाता है और दिखाया जाता है कि कुछ गुंडे किसी का पता लगा रहे हैं, नेट के माध्यम से पता लगा रहे हैं कि वो कहाँ पर है और कहाँ पर आ रहे हैं। तो दोस्तों मैं बता देना चाहूँगा कि जिनका पता लगाया जाता है यानी कि जिनका पता लगा रहे हैं कुछ गुंडे वह और कोई नहीं बल्कि हमारे मुख्य अभिनेत्री श्रुति हसन, जिनका इस मूवी पे नाम आद्या है, उसी का पता लगाया जा सकता है। तो आप लोग सोचते हो कि उस श्रुति का पता यहाँ मूवी में क्यों लगाया जा रहा है गुंडे के द्वारा, तो मैं बता दूं कि वह उन्हीं की बेटी है जो उन गुंडों का दुश्मन होता है। तो यहाँ पर जब उसके पिता जो विदेश में फिलहाल अभी होते हैं, पता चलता है कि मेरी बेटी जो आद्या है वह इंडिया आ रही है, तो उसकी रक्षा का चिंता उसके मनोमस्तिष्क में यानी कि दिमाग में घूमने लगता है। तो किस प्रकार मैं अपनी बेटी आद्या की रक्षा करूं, तो उसके लिए उसका फादर यानी कि उसके पिता श्रुति हसन का पिता आद्या के पिता जो होते हैं अपने एक आदमी को इंडिया पे कॉल लगाते हैं और कहते हैं कि मेरी बेटी को किसी एक ऐसे स्थान पे रखा जाए जो गुंडों द्वारा सुरक्षित रह सके, यानी कि गुंडों के नज़र में ना आ सके, आद्या जो है वो बच जाए। और उसके लिए उसे एक ऐसे आदमी के पास जाना चाहिए या जाना है जो उसे बचा सके, और उस आदमी का वह डिटेल उसे देता है और वहाँ पर आद्या को ले जाया जाता है। और मैं बता दूं दोस्तों जब श्रुति को यानी कि आद्या को उस आदमी के पास ले जाया जाता है तो बाद में पता चलता है कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि हमारे रेबल स्टार प्रभास होते हैं यानी कि देवा होते हैं, और जिसकी माँ और देवा वहाँ कई सालों से रहते हैं। सीन में इस प्रकार कुछ हम लोगों के बीच दिखाया जाता है। पर दोस्तों गुंडों को कुछ समय के बाद ये पता चल जाता है कि श्रुति जो होती है यानी कि हमारी अभिनेत्री जो होती है आद्या, वह किस गांव में छुपी हुई है। फिलहाल मैं आप लोगों को बता दूं कि वह देवा और उसकी मां के साथ असम में छुपी रहती है, जो गुंडों के द्वारा पता लगाया जाता है। और फिर से यहाँ पर सीन को थोड़ा सा चेंज किया जाता है, यानी कि नेक्स्ट स्टेप पे दिखाया जाता है कि कुछ अंग्रेज अपने हथियारों से भरे हुए ट्रक को नेपाल शिफ्ट करना चाहते हैं, यानी कि नेपाल भिजवाना चाहते हैं। किसकी सहायता से? उस गुंडे गैंग की सहायता से जो यहाँ पर जिनका हुकूमत है, जिनका दबदबा है। तो गुंडे गैंग का एक लीडर कहता है कि उस सभी बॉक्सों पर यानी कि ट्रक में रखे हुए सभी हथियार के बॉक्सों पर एक स्टैंप लगा दिया जाए, जिसे देखकर कोई भी पुलिस वाले या फिर कोई भी आदमी उसे रोक ना सके। तो मैं बता दूं दोस्तों जब वो स्टैंप लगाया जाता है तो पुलिस वाले भी डरते हैं और उस स्टैंप को देख के भाग जाते हैं। पता नहीं ऐसी कौन सी बात है उस स्टैंप में जिसे देखकर हर पुलिस वाले या फिर कोई भी अपना गैंग लीडर हो या कोई भी हो भाग जाते थे। तो चलिए कहानी बताते हैं कि क्या ऐसी कारण है जिसके कारण से इतना कुछ दबदबा अपने आप में बना कर रख पाते हैं यह गैंग लीडर यानी कि इतने सारे गुंडे। ठीक है, पर जब गुंडों को यह पता चलता है कि जो आद्या होती है वह देवा और उसके माँ के साथ असम में छुपी होती है, तो गुंडों का जो सुपीरियर होता है उनका कॉल आता है और कहा जाता है कि नेपाल ट्रक को शिफ्ट करने से पहले हमारा एक काम करो, जाकर सबसे पहले असम जाओ और किस गांव का नाम लेते हैं दोस्तों मुझे तो ठीक से याद नहीं आता है, वहां से आद्या को उठा के मेरे पास लाओ। यह ऑर्डर दिया जाता है गुंडे गैंग के सुपीरियर के द्वारा गुंडे गैंग के एक लीडर को। ठीक है, तो दोस्तों बात कुछ इस प्रकार होती है कि जब नेपाल जाने से पहले गुंडे सबसे पहले जाते हैं कहाँ? देवा के घर, और श्रुति को पकड़ लेते हैं और उसे किडनैप करके लाते हैं। तब प्रभास की माँ प्रभास को रोकती है, क्योंकि प्रभास की माँ डरती है कि कहीं प्रभास मारपीट ना करने लगे, अगर इस प्रकार कुछ दिक्कत होने लगी तो फिर से उसे एक स्थान से दूसरा स्थान भागना पड़ेगा, और एक स्थान से दूसरा स्थान भागने का क्या प्रॉब्लम था वो हम आपको बाद में बताएंगे दोस्तों। ठीक है, तो जब श्रुति को गुंडों द्वारा पकड़ के ले जाया जाता है तो उसकी माँ तो पहले मना करती है कि तुम कुछ मत करो, यह हमारा मैटर नहीं है।
तो जब गाड़ी में प्रभास और उसकी माँ यानी कि देवा और उसकी माँ जाने लगते हैं तो देखते हैं कि कुछ गुंडे श्रुति को उठा के ले जाते हैं। तो कुछ समय बाद वो अपने आप में सोचती है, यानी कि प्रभास की माँ सोचती है कि यार कुछ ठीक नहीं हो रहा है, हमें उस लड़की को बचाना चाहिए। फिर भी कहीं ना कहीं हमारे एक होते हैं ना कि इंसानियत, उसको दिखाना चाहिए, बचाना चाहिए। तो प्रभास का हाथ पकड़ती है उसकी माँ और कुछ इशारा करती होगी, पता नहीं कुछ इशारा की कि अब मैं जो तुम्हें कसम दी थी, मैं तुम्हें रोकती थी, उससे तुम छुटकारा पा गए हो, अब तुम उसे रोको। तो प्रभास द्वारा एक सीन क्रिएट किया जाता है, यानी कि आप लोग समझ जाइए कि जब बारूद में आग लगाई जाती है तो किस प्रकार धीरे 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 होते हुए जाता है, और जो ब्लास्ट होता है तो अपने आप में एक तूफान लाता है। उसी प्रकार जब प्रभास की इंटरव्यू एक एक्शन सीन में हुआ, यानी कि जब फाइट करने जब वो गए तो वह सीन देखने लायक था दोस्तों, और पूरा का पूरा वायलेंस हो गया, यानी कि एक्शन से भरपूर पैसा वसूल परफॉर्मेंस एक ही वह सीन में, यानी कि फुल एक्शन के साथ प्रभास जो है वह लड़ाई करते हैं गुंडों से और श्रुति को बचा लेते हैं। और बचाने के साथ साथ वो क्या करते हैं कि ट्रक में जितने विपन भरे में थे, जितने भी हथियार थे, सबको ब्लास्ट कर देते हैं और श्रुति को बचा लिया जाता है। जब प्रभास द्वारा उस लड़की को यानी कि आध्या को बचा लिया जाता है तो आध्या जो होती है उसी व्यक्ति के साथ, जिस व्यक्ति को आध्या का जिम्मा उसके पिताजी ने दिया था, ले जाया जाता है कहीं अच्छा स्थान पर, गाड़ी पर ले जाया जाता है। तो दोस्तों आध्या जब बच जाती है, यानी कि देवा जो होते हैं और उसकी माँ जो होती है, जब आध्या को बचा के अपने घर ले आते हैं तो क्या करते हैं, उस व्यक्ति को जो उसके पिताजी ने श्रुति यानी कि आध्या की रक्षा के लिए उसके पास रखा था, उसी के साथ गाड़ी से कहीं दूर भेज देते हैं उसके सुरक्षा के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार दिखाया जाता है दोस्तों कि आद्या जो होती है वो कंफ्यूज होती है कि आखिर ये गुंडे है कौन और मुझे क्यों पकड़ना चाहते हैं, मुझे क्यों मारना चाहते हैं, और देवा है कौन, यह मुझे क्यों बचाया, और बचाया तो फिर उसकी माँ क्यों चाहती थी कि वह साइलेंट रहे, फिर बाद में मुझे बचाने के लिए अलाव देती है। इस प्रकार के बहुत सारी उलझनें उसके दिमाग में पनप रही थी। फिर उसका जवाब जानने के लिए जब उसने उस व्यक्ति से पूछा कि एक पूरा स्टोरी मुझे जानना है, आखिरकार स्टोरी है क्या, मैं कौन हूँ, देवा कौन है, वह गुंडे कौन थे, यह सब जानने के लिए पूरी की पूरी कहानी वह पूछती है। किससे, क्या बोलते हैं, उसी व्यक्ति से जो उसके पिताजी ने उसकी सुरक्षा के लिए उसके पास भेजा था, यानी कि उस व्यक्ति का नाम था बिलाल। वह बिलाल जो होता है आध्या को पूरी की पूरी स्टोरी बताता है कि किस प्रकार मैं, तुम, देवा, उसकी माँ, यह गुंडे, वर्धा वगैरह सभी आपस में एक ही कबीले से जुड़े हुए हैं और एक ही कबीले के हिस्से हैं। तो यह जानने के बाद उसके मन में यानी कि आध्या के मन में स्टोरी जानने की लालसा हुई, और पूरा का पूरा स्टोरी जो बिलाल होता है यानी कि वह व्यक्ति होता है जो उसकी रक्षा के लिए तैनात रहता है, पूरा स्टोरी सुनाना शुरू कर देता है और कहता है कि यह जो कहानी है वह हजारों साल पुरानी है। हजारों साल पहले 3 कबीले हुआ करते थे, मन्नार, सोरयांग और घन्यार के नाम पर। तीनों के तीनों जो कबीलों का सरदार हुआ करते थे वो डकैत थे, लूटपाट करते थे, छीना झपटी करते थे, यानी कि वह यही सब काम करते थे, और जितना भी लूटा हुआ सामान था वो एक ही स्थान पर रखते हैं। और तीनों के तीनों कबीलों का सरदार मिलकर एक प्लेस बनाते हैं, एक स्थान बनाते हैं जिनका नाम वो रखते हैं खानसार। और तीनों कबीलों का सरदार मिलकर खानसार में अपने रूल पालन करने लगे और अपने ही रूल बनाने लगे, और उन्हीं के रूल के अनुसार, उन्हीं के नियमों के अनुसार सभी को चलना पड़ता था। तीनों कबीलों के आदमियों को यानी कि व्यक्तियों को चलना पड़ता था। तो तीनों कबीलों के सरदार मिलकर अपना खानसार में रूल को पालन करने लगे और नियम भी अपने आप बनाने लगे। इसी दौरान दोस्तों कई लड़ाइयाँ लड़ी गई, बाहरी लड़ाइयाँ और अंग्रेजों से भी लड़ाइयाँ लड़ी गई, पर कोई भी खानसार पर जीत हासिल नहीं कर सका। जितने भी दुश्मन खानसार के अंदर आए सभी को निस्तो नाबूद कर दिया गया, तीनों कबीलों के सरदार द्वारा उन्हें मार दिया गया। पर जब देश 1947 में आज़ाद हुआ, हमारा देश स्वतंत्र हुआ, तब अपनी नीति लागू करने लगा, पर जो नीतियाँ थी देश की वह खानसार पर लागू नहीं होने दी। किसने? कबीलों के सरदार ने। जब नीतियाँ लागू करने के लिए वहाँ के जो गवर्नमेंट थे वह गए, बातचीत कुछ हो रही थी, तब वहीं के जो मन्नार गैंग के यानी कि मन्नार कबीले का जो सरदार था शिव मन्नार, उसने क्या किया
कि जाकर सभी जो गवर्नमेंट होते हैं, गवर्नमेंट के सभी अधिकारियों को धमकाने लगे, मंत्रियों को मतलब डराने लगे, धमकाने लगे कि अगर खान सर पर कोई नीति लागू हुई तो वह उन लोगों को नहीं छोड़ेगा। मतलब कुछ इस प्रकार से डरा दिया कि मतलब खान सर पर कोई नीति लागू नहीं हो सकती थी। तो गवर्नमेंट ने भी क्या किया, खान सर पर अपनी नज़र को हटा दिया। वहां पर क्या होगा क्या नहीं होगा उससे मेरा कोई मतलब नहीं है। यानी कि तीनों कबीलों के जो सरदार थे वही आपस में मैनेजमेंट कर रहे हैं। और जो खानसा पर देश की नीति लागू होने की बात उठी तो जो मन्नार कबीला का जो सरदार था शिव मन्नार, उसने क्या किया कि जो प्रशासन था, गवर्नमेंट था, उससे बगावत कर दिया। और बगावत करके वो खानसर का बोला जाए तो एक लीडर बन गया, मैन मालिक बोल गया, मतलब बोला जाए तो मैन लीडर बन गया, एक मालिक बन गया। और सबका अपना अपना जो कबीला होता है तो सब कबीलों को मिलाकर तो खानसार बनाया गया था। और उसी खानसार में जो शिव मन्नार था अपनी नीतियाँ लागू करने लगा, जो होता है सेना तैयार करने लगा, बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी करने लगी और वेपन हथियार जो है वो सबको मतलब मैनेजमेंट करके अपना खानसार को मजबूत मतलब और मजबूत बनाने लगा। ठीक है, खानसा जब अकेला हो गया, यानी कि देश के स्वतंत्रता के बाद जब उसकी नीतियां जब खानसा पर लागू नहीं होने लगी तो जो मन्नार कबीले का जो सरदार शिव मन्नार था वही सब बागडोर अपने हाथों में संभाल लिया। खानसार का पूरा बागडोर जब शिव मन्नार ने अपने हाथों में ले लिया तो पूरे खानसार को 101 भाग में डिवाइड कर दिया। और 101 भाग को डिवाइड करने के बाद उसमें एक यानी कि उसके मैनेजमेंट के लिए वोटिंग सिस्टम को रखा। उस वोटिंग सिस्टम को अच्छे तरीके से चलाने के लिए 3 भाग में उसे बांटा गया, यानी कि उसी व्यक्ति को यानी कि 101 व्यक्तियों को 3 भाग में 3 सिस्टम में बांटा गया। पहला जो था वह था कपार, दूसरा जो था वह था सरदार और तीसरा जो था वह था कर्ता। यानी कि जो सरदार के पास क्या बोलते कपार के पास था उसे 62 यानी कि 62 सदस्यों का जो टीम था और सरदार का 8 और कर्ता जो मैन होता है वह 1। कपार जो हो गया है उसे 1 वोट देने का अधिकार था, 1 वोटिंग सिस्टम, और सरदार का 8 वोटिंग सिस्टम और कर्ता का 15 देने का सिस्टम, यानी कि 15 वोट देने का उसको एक मतलब अधिकार था। तो इस हिसाब से जो है शिव मन्नार ने पूरे खानसार को एक सिस्टमेटिक ढंग से रेडी किया, यानी कि उसको नियमों से बनाया और उसे मैनेजमेंट करके अपने हाथों में पूरे का पूरा बागडोर ले लिया। और कुछ समय के बाद जो होता है शिव मन्नार वह डेथ कर जाता है, यानी कि वह उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके डेथ के बाद तीनों का तीनों जो कबीलों का सरदार होते हैं वह डिसीजन लेते हैं कि जो है हमारे कर्ता का जो चयन है वो हम ही लोग को करना चाहिए। और सोरियांग जो कबीला है उसी के जो लीडर होते हैं उसी को कर्ता के रूप में बैठाना चाहते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो शिव मन्नार का एक बेटा था उसे बहुत ही मतलब उसे बुरा लगता है कि अब जिसका अधिकार मेरा है वह मेरे पास ही रहेगा, वो दूसरे पास नहीं जा सकता है। तो वह क्या डिसीजन लेता है कि जितने भी सोरियांग वंश के यानी कि जितने भी सोरियांग कबीले के लोग हैं उन्हें सबको मार दिया जाए, उन्हें खत्म कर दिया जाए, एक भी नहीं बचना चाहिए। अगर एक भी बच गया तो आने वाले भविष्य में फ्यूचर में वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, यानी हमारे लिए कठिनाइयाँ खड़ी कर सकती है। तो क्या करता है कि वो ऑर्डर दे देता है कि जितने भी सोरियांग वंश के यानी कि सोरियांग कबीले के व्यक्ति है या उसके सरदार है या कपार है सबको मार दिया जाए, किसी को जीवित ना छोड़ा जाए। सबकी मृत्यु के बाद क्या करता है उसके एक स्टेचू होती है उसे तोड़ दिया जाता है, यानी कि आपका मन्नार, सोरियांग और घरियार तीनों का एक एक स्टेचू होता है, उसके एक स्टम्प के रूप में अगर कहा जाए तो वो स्टेचू होती है। तो जो सोरियांग वंश को समाप्त करने के बाद उसकी स्टेचू को तोड़ दिया जाता है। और मैं बता दूं कि शिव मन्नार का बेटा यानी कि राज मन्नार यानी कि उसे कहा जा सकता है राजा मन्नार, उनकी 2 पत्नियां थी। पहली पत्नी से उन्हें 2 बच्चे थे, एक आपके सामने जिनका नाम रुद्र है और दूसरी यह इनकी बेटी। और उनकी दूसरी पत्नी से 2 बच्चे थे, एक आपका वही वद्रा, याद होगा पहले छोटे में 2 बच्चे, फ्रेंडशिप देव, याद है ना, वही वद्रा। आपका क्या बोलते हैं राज मन्नार का दूसरी पत्नी का बड़ा बेटा वद्रा
और उसका एक छोटा भाई होता है। यानी कि कहा जाए कि जो वद्रा है, जो देव का यानी कि प्रभास का मित्र होता है, वह शिव मन्नार का बेटा यानी कि राज मन्नार का दूसरी बीवी का बड़ा बेटा होता है। ठीक है, तो कहानी धीरे धीरे देखिए किस ट्विस्ट खेल रही है हम लोगों के साथ, किस ट्विस्ट हो रही है। तो जब यहाँ पर देखा जाता है कि सोर्यांग वंश के सभी कबीलों के मतलब सरदार को और कपार को या व्यक्तियों को मार दिया जाता है, तो कहीं न कहीं जो राज मन्नार होता है यानी कि शिव मन्नार के बेटा, वह गद्दी संभाल लेता है। और गद्दी संभालने के बाद उसके मन में संकोच होती है कि कोई अपना घर का आदमी कोई विद्रोह न कर दे, यानी कि तो क्या करता है कि अपने ही सदस्य में से, फैमिली के मेंबर्स में से सभी को वह मतलब सरदार बनाने लगता है। तो सबसे पहले वह अपने एक सबसे बड़े बेटे को सरदार बनाता है, दूसरा अपने बेटी की पति यानी अपने जमाई को एक सरदार का ओहदा देता है, तीसरा अपने पत्नी के भाई को देता है। इसी प्रकार कुछ न कुछ सबको ओहदा देके एक सिस्टमेटिक ढंग से सबको तैयार करता है। तो जो राज मन्नार का जवाई होता है वह राज मन्नार के पास जाता है और कहता है कि जब आपने अपने बड़े बेटे को एक ओहदा दे दिया सरदार का, जब मुझे दे दिया है, तो आप अपने दूसरी पत्नी के बड़े बेटे यानी कि वर्धा से इतने खपा क्यों हैं, उसे कोई ओहदा क्यों नहीं दिया। और इसी में राज मन्नार भड़क जाते हैं और कहते हैं कि तुम इस सब अभी चर्चा मत करो, तुम इस सब डिस्कस क्यों करते हो। क्योंकि मैं बता दूं दोस्तों, जब बाल अवस्था में वद्रा अपने अधिकार को, कड़े को एक लीडर को दे दिया था यानी कि गैंग के लीडर को दे दिया था, तो उसी वक्त उसके पिता यानी कि राज मन्नार उससे गुस्सा हो गए थे। जबकि प्यार करते हैं, गुस्सा हो गए थे कि छोटे, जब इन लोग बच्चे थे, छोटे बच्चे थे, उसी टाइम मैंने सबको अपना अपना अधिकार दे दिया था, उसी वक्त उसने अपने अधिकार को दूसरे को सौंप दिया। उस वक्त से आपस में बातचीत नहीं होती है, कुछ नाराज रहते हैं आपस में वद्रा और उसके पिता राज मन्नार। और राज मन्नार जो है वो शिव मन्नार के बेटे होते हैं। तो क्या होता है दोस्तों, कुछ काम से जो होते हैं राज मन्नार खानसार से बाहर जाते हैं और जाने से पहले अपनी बेटी को वहां का कर्ता घोषित करके जाते हैं। तो क्या होता है, जाने से पहले घोषित तो कर देते हैं, पर सभा में एक ऐसा भी ऐलान करते हैं कि मेरे बाद मेरे सिंहासन पे मेरा बेटा वर्दा होगा। तो यही कुछ सरदारों को पसंद नहीं आती है। तो जो राज मन्नार है वह रंगा, वो भी एक सरदार का हिस्सा होता है, वह सरदार भी होता है, उसे कहता है कि तुम एक कुर्सी दे दो, तुम ही दे सकते हो, जिसमें मेरा बेटा अभी सरदार के पोस्ट में बैठेगा, जब मैं यहाँ आऊँगा तब तक यश करता बन जाएगा, यानी कि मैं उसे बना दूंगा। तो रंगा को गुस्सा आता है। उसी वक्त जो होता है राज मन्नार का बड़ा बेटा और उसका जवाई आता है रंगा के पास और बोलता है तुम्हारे ही साथ ऐसा हो रहा है, कारण यह है कि जब तुम्हारे पिताजी देवा और उसकी माँ को बाहर निकाले थे, जब उन लोग छोटे थे, तो उस वक्त वद्रा ने वो कड़ा तुम्हारे पिताजी को दान दे दिया था और इसी कारणवश वह अपने अधिकारों से वंचित हो गया था। वर्दा जो है अपने अधिकारों से वंचित हो गया था, उसी का बदला अभी जो है राज मन्नार तुमसे ले रहा है और उसका स्थान अभी वर्दा को दे दिया है और तुमको बाहर निकाल दिया है। तो इसी प्रकार कुछ गलतफहमियों को उसके दिमाग में यानी कि रंगा के दिमाग में डाल दिया और आपस में तनाव फैलाने लगा। तब जो रुद्र था यानी कि राज मन्नार का बड़ा लड़का था रुद्र, वह उसका जमाई, राज मन्नार का जमाई और रंगा मिल के प्लान बनाने लगे कि यहाँ पर जो है खानसार में एक नियम भी ऐसा है कि जिसका पावर उसी का सत्ता, यानी कि जो लड़ाई झगड़ा करके जो अपना पावर देखा के मतलब शासन को हासिल कर सकता है, उसी को मतलब वही कर्ता बन सकता है। इसी तरह कुछ एक सिस्टम था, नियम था, बनाया गया था। ठीक है, तो उन लोग का प्लानिंग ये था कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, यानी कि वर्धा को ही समाप्त कर दिया जाए, उसके भाई को वर्धा को, यानी कि वर्धा का एक भाई भी था और उसके जितने भी सहयोगी सबको समाप्त कर दिया गया है, तो कर्ता हम ही लोग बनेंगे, यानी कि कर्ता वह नहीं बन सकता है। तो कहानी कुछ इस तरह होती है दोस्तों कि प्लानिंग बनाया जाता है कि वर्धा को मारा जाए, तो बाहर से कुछ आदमियों को बुलाया जाता है और वर्धा को निकाला जाता है, उसे मारा जाता है। और इसी क्रम में क्या होता है कि जब मारने वाला होता है यानी कि रुद्रा जो है वो उसे मारने वाला होता है, उसके नाक से नथनी को उतारने वाला होता है, जो उसका अभिमान होता है, उसी वक्त घंटियां बजने लगती है। खानसार में एक बड़े घंटी की आवाज़ आने लगती है और वह घंटी का आवाज़ यह संदेश देता है
कि अब खानसार में सील फायर यानी कि सॉरी सीज फायर लागू हो जाएगी, यानी कि लागू हो ही चुकी है। सोचिए सीज फायर, तो वो घंटी हमें यह संकेत देती है कि खानसार में सीज फायर लागू हो गई है। सीज फायर का अर्थ है दोस्तों कि जब तक सीज फायर लागू रहेगा तब तक कोई किसी को मार काट नहीं सकता है, मतलब सबको एक नियम के अनुसार चलना पड़ेगा। तो कोई किसी को मार काट नहीं सकता है, जिस तरह सिस्टम है उसी पे चलना चाहिए, सॉरी चलना पड़ेगा। अब रुद्र को यह टेंशन हो गया है कि रुद्र को उसके मतलब राज मन्नार के जमाई को और रंगा को टेंशन हो गया कि आखिर यह घंटा बजा किसने, कर्ता का अधिकार है घंटा बजाने का, उस सीज फायर को लगाने का। तो अभी तो मन्नार सॉरी मतलब राज मन्नार तो है नहीं। तो जब पता किया गया तो यह पता चला कि जो राज मन्नार की बेटी यानी कि रुद्रा की बहन, उसके हाथ में कर्ता का बागडोर था, यानी कि कर्ता का बागडोर उसी के ऊपर सौंप के राज मन्नार बाहर गए थे। तो रुद्रा को ये बात अच्छी नहीं लगी और उसने एक प्रस्ताव रखी, यानी कि उसने कहा कि वोटिंग सिस्टम होना चाहिए, सबका अपना अपना नियम है, मैं वोटिंग सिस्टम का मांग करता हूँ कि जिसके हाथ में जितना वोट उस वही कर्ता बनता है, इस तरह कुछ नियम था। तो वोटिंग में यह बताया जाए, वोटिंग सिस्टम इस बात पे रखा जाएगा कि सीज फायर रहेगी कि हटेगी, ये इसी बात पे वोटिंग सिस्टम किया जाएगा। दोस्तों उसके बाद क्या होता है कि सीज फायर तो लागू हो जाता है खानसार पर। उसके बाद सभी अपने अपने व्यवस्था में लग जाते हैं, क्योंकि रुद्रा तो जानता है कि हम जोर जबरदस्ती करके या किसी तरह तो सबसे ज़्यादा वोट अपने ऊपर ले आएंगे और जिनका ज़्यादा वोट उसके मुताबिक चलेगा। अगर रुद्रा चाहेगा कि सीज फायर हट जाए तो हट जाएगा और चाहेगा कि रहे तो रहेगा, जबकि रुद्रा चाहता था कि सीज फायर हट जाए, तभी तो वो मारकाट कर सकता है और कर्ता का पद ले सकता है। तो अपना पद पाने के लिए वह तैयारी करने लगा, यानी कि वोट को ज़्यादा से ज़्यादा असेंबल करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए तैयारी करने लगा, सबको अपनी ओर लाने की कोशिश करने लगा। और यहाँ पर सिस्टम कुछ इस तरह था दोस्तों कि जैसे कि कपार का जो था वह अधिकार था 1 वोट देने का, और सरदार का था वह 8 वोट देने का, और कर्ता का 15 वोट का अधिकार था। तो इस प्रकार होते होते क्या हुआ कि वोट का डेट सामने आने लगा। अब सब अपनी सेना एकत्रित करने लगे और बाहर से भी सेना मंगवाने लगा। देखिए किस प्रकार सेना हर एक देश से मंगवाई जा रही है, अलग अलग देश से अलग अलग सेनाएं मंगाई जा रही हैं। तो वर्दा जो है वह अपने दोस्त यानी कि देवा के पास जाता है और देवा से सहायता की अपील करता है। देवा को लेके आता है खानसार पे और पहला कदम खानसार पर पड़ते ही हमारे रेबल स्टार का माहौल चेंज हो जाता है, यानी कि हवाएं चेंज हो जाती है। और जब खानसार पे रेबल स्टार प्रभास यानी कि देवा का एंट्री होता है तो वहीं से सारे का सारे सिस्टम नियम के अनुसार चलते हैं, फिर भी उसके लिए कोई सिस्टम नहीं है। देखते हैं कि कहीं कुछ महिलाओं के साथ दुष्कर्म होता है, तहाँ वह उन्हें बचाते हैं, और एक सभा में भी कुछ ऐसे कार्य किए जाते हैं जिसके कारण वहाँ भी अपना वो हाथ उठाते हैं, कुछ अपने लड़ाइयाँ करते हैं। इसी प्रकार स्टोरी चलती है। तो वोटिंग का डेट सामने आ जाता है, जो है वोटिंग डे आपका सामने आ जाता है। तो सब अपनी तैयारी में रहते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। जब वोट का दिन आता है तो सब अपना अपना वोट देते हैं, और इधर रुद्र का वोट अधिक हो जाता है और जो वर्धा है उसका वोट भी अभी फिलहाल कम रहता है। और उसी बीच जो खानसार से बाहर गए थे हमारे राजा मन्नार, वो वापस आ जाते हैं और अपना 1 वोट यानी 15 वोट के बराबर 1 वोट देने के बाद दोनों का तराजू पूरा हो जाता है। अब 1 वोट बाकी रहता है, वो आपका होता है वर्धा का। जिस और अपना वोट वो देगा उसी वो तराजू उसी ओर झुक जाएगा। इस तरह कुछ स्टोरी था। जब कारागार में देवा और वर्धा बंद थे तब देवा ने कहा कि हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे और अपने हिम्मत से, अपने हौसले से, अपनी लड़ाई के बदौलत हम कर्ता के पद को हासिल करेंगे। और वर्धा जो है वह सीज फायर जो हट जाए उस पर वह वोटिंग कर देता है। तो उसमें क्या होता है, सब कोई आश्चर्यचकित हो जाता है कि अब तो हटेगा मतलब लड़ाई होगा। तो आखिर वर्धा ऐसा क्यों कर रहा था, ऐसे ही तो उसको पद मिल रहा था। पर इधर देवा ने बोल दिया था कि हम लड़ाई के बदौलत अपने हौसले से हम कर्ता पद को हासिल करेंगे। अब यहाँ क्या होता है कि देवा
और वर्दा दोनों अपना विकराल रूप लेते हैं और लड़ाया करते हैं और सभी दुश्मनों को मार गिराते हैं। और मारकर जब एक सीन से दूसरे सीन में दिखाया जाता है जहां राज मन्नार और उसकी बेटी बात करते हैं कि सब कोई इस सीट के पीछे पागल है, यानी कि सब कोई इस कर्ता की सीट के लिए लड़ मरते हैं या फिर लड़ रहे हैं। ठीक है, तो उसी के दौरान राज मन्नार पर हमला किया जाता है। जो सोर्यांक वंश का यानी कि कबीला का एक आदमी होता है जिसे पहले ही मार चुका है पर वह बच गया था, वह बताता है कि जितनी भी लड़ाइयाँ हो रही है यह आप ही कारण हो रही है। यह जो लड़ाइयाँ हो रही है, जो आपने सोर्यांग वंश को ख़त्म कर दिया था, सोर्यांग कबीले को ख़त्म कर दिया था, उसी का एक मैं हिस्सा हूँ। और आपका जो जवाई है, आपका बेटी का जो पति है, वह और कोई नहीं सोर्यांग है, वह मन्नार नहीं है। और यह जो लड़ाइयाँ हो रही है, देवा जो है और वह कोई नहीं बल्कि सोर्यांग का लीडर यानी कि जिन्हें आप मार दिए थे उसी का बेटा है। और मेन अधिकार प्रभास यानी कि हमारे रेवल स्टार का इस सीट पे है, यानी कि इस कर्ता के पद पर है। यह मालूम चलता है राज मन्नार को, पर प्रभास को यह बात मालूम है या नहीं है यह पता नहीं। तो यहीं पर फिल्म को समाप्त किया जाता है और मैं तहे दिल से प्रशांत नील को धन्यवाद देना चाहूँगा और उनको सैल्यूट करना चाहूँगा कि अपना यह मास्टरपीस वर्क जो है हमारे सामने रखें और हम लोगों को इतना अच्छा मूवी देखने का सौभाग्य मिला है। यह मूवी KGF चैप्टर 2 के लेवल का मूवी है दोस्तों, उनसे मैं बोलूँगा कि बढ़ चढ़ के है, क्योंकि बीते कई सालों में बहुत सारी मूवियाँ आती जाती रहती है, सप्ताह में हर एक मूवी आती है चली जाती है, पर एक मूवी ऐसा होना चाहिए जो हमारे दिल में छाप छोड़ जाती है और यह मूवी उनमें से एक है दोस्तों। और यहीं पर कहानी की समाप्ति हो जाती है जो चैप्टर 2 की ओर इशारा भी करती है। तो आइए देखते हैं कि हमारे किस तरह का फ्यूचर जो है वह हम लोग के लिए खोल के गया है, यानी कि अपने आप में यह एक मास्टरपीस वर्क है। और इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा प्रशांत नील जी को। जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। वंदे मातरम।